हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, या हम कह सकते हैं पार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, ये पहले हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं। मैंने बताया था, देखिए, कि ब्राउनी गति क्या होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बताया था मैंने, ब्राउनी गति क्या होती है। दूसरा बताया था टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बताया था, देखिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया रखा है आपको, वैद्युत कण संचलन क्या होता है, ठीक है, कैसे क्या इसको पहचानेंगे, और स्कंदन क्या होता है, अपोहन क्या होता है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन तक मैंने वीडियो बना रखी है, पार्ट 1। इस पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, पेप्टिकरण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पेप्टिकरण बोल रहा है। पेप्टिकरण का मतलब, जहाँ पर आपको ये नाम सुनाई देगा पेप्टिकरण, तो समझिए क्या, केवल आपको डिफिनेशन आनी चाहिए। क्या बोला, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या विलाय को मिला देते हैं। जब कोई ताज़ा अवक्षेप बना हो हमारे पास, ठीक, उसमें विद्युत अपघट्य या विलाय को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही पेप्टिकरण कहते हैं। जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टिकारक कहते हैं, ठीक है। पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टिकारक कहते हैं, और ये जो बाकी आप रिएक्शन देख रहे हैं, जो बन के आएगा, जो परिवर्तित होकर मिलेगा, उसे पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं। ये जो लिखा है जितना, पेप्टिकरण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 10th या क्लास 12th में अगर आप हैं तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। फिर ये हार्डी-सोल्जे नियम, ये आपने सुना होगा बहुत जगह। हार्डी-सोल्जे नियम क्या है, और ये पूछा भी जाता है 2 नंबर एग्जाम में। 2 नंबर में क्वेश्चन पक्का है, आता है आपके पेपर में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर से 3 नंबर में पूछा जाता है। और इसका ये छोटा सा है, केवल देखिए छोटा सा कितना है, बस इतना सा ये नियम है। क्या है इसके बारे में देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जिस आयन की, जो भी आयन है हमारे पास, जिस किसी भी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे एल्युमिनियम, देखिए Al3+ लिखा है, ठीक है, फिर बेरियम है, फिर क्या है ये Na, सोडियम है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3+ है, ठीक है। बेरियम की कितनी है, 2+ है, और सोडियम की 1+ है, यानी प्लस लगा यानी कि 1 है। तो क्या है मतलब, जैसे संयोजकता जितनी अधिक है उतनी स्कंदन करने की क्षमता है। तो इसको देखिए इसी फॉर्म में लगाया हुआ है। सबसे पहले एल्युमिनियम आएगा, फिर बेरियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होती है, देखिए, स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइडी की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनके होने वाली स्कंदन को रोक देती है। फिर से समझ लीजिए स्वर्ण संख्या क्या बोल रही, इतनी है डिफिनेशन, पहले ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनके होने वाली स्कंदन को रोक देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये है 10 ml, मतलब ये देख रहे हैं आप, ये एक है ट्यूब, है ना, ट्यूब है। इसमें क्या है, 10 ml गोल्ड है। ये हमारे एक ट्यूब है, टेस्टिंग ट्यूब जिसे बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। इसमें 10 ml हमने गोल्ड लिया है, गोल्ड का चूर्ण लिया, और इसमें डाल दिया क्या, 10% 1 ml NaCl, 1 ml NaCl डाला, इसका 10% mg रच्छी कोलाइड, इसमें कुछ पड़े हुए हैं mg रच्छी कोलाइड। तो क्या होता है कि वह संख्या बन के आती है हमारी स्वर्ण संख्या, जो mg में वह मात्रा है, mg में मात्रा मिलेगी हमको, ठीक है, यानी मिलीग्राम में, जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ये कितना है, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml है ना, 1 ml NaCl 10% है इसका, मिलाने पर इनके होने वाली स्कंदन को रोक देती है। जो स्कंदन हो रहा होता है उसको रोक देती है, ठीक है। ये हमारा स्वर्ण संख्या है। एंजाइम उत्प्रेरक, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम जब आता है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बस आपको इतना लर्न कर लेना है, चाहिए तो आप इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। ये आपने क्वेश्चन बहुत सुना होगा, और ये मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर से लेकर के 3 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 से 5 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए,
पहले सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव स्नेही क्लोराइड। ऐसे आप लिखिएगा बिल्कुल सेम इसी तरह पेपर में आप लिख के बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप द्रव स्नेही क्लोराइड, ऐसे क्लोराइड पदार्थ जो किसी विलाय के संपर्क में आकर शीघ्रता से क्लोराइडी विलयन बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोराइडी विलयन प्राय स्थायी होते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइम आदि। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, जैसे ऐसे क्लोराइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आकर तुरंत ही यानी शीघ्रता से क्लोराइडी विलयन बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोराइडी विलयन प्राय स्थायी होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, स्टार्च हो गया आदि। फिर है हमारा द्रव विरोधी क्लोराइड। क्या है? द्रव विरोधी क्लोराइड। ये देखिए वहाँ ऊपर था द्रव स्नेही, एक साथ देखिए आप फ्रेम में तो आपको ज़्यादा समझ, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। द्रव विरोधी क्लोराइड में क्या कह रहा है, ऐसे क्लोराइड विलयन जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। जैसे ये क्लोराइडी विलयन प्राय अस्थायी होते हैं, ये होते हैं स्थायी और ये होते हैं अस्थायी, जैसे धातु सॉल, धातु सल्फाइड आदि। ठीक है, इसका एक साथ आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दोनों में अंतर आपको डिफरेंस पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गोल्ड सॉल्व बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सॉल्व कैसे बनाया जाता है और गोल्ड सॉल्व का फॉर्मूला क्या होता है, या अगर आपसे बोल रहा है कि गोल्ड सॉल्व बनाने का रासायनिक समीकरण क्या है वो बताइए, तो उसमें आप ये लिखेंगे, ये वाले समीकरण आप लिखेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है वो आप लिख दीजिए। जब AuCl3 यानी कि AuCl3 के जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं तो एक स्थायी सॉल्व प्राप्त होता है जिसे गोल्ड सॉल्व कहते हैं। जब AuCl3 के जलीय विलयन, ठीक है, के जलीय विलयन में SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं तो एक स्थायी सॉल्व प्राप्त होता है जिसे गोल्ड सॉल्व कहते हैं। इतना लिखने के बाद इस आप रिएक्शन को जरूर बना दीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। ठीक है, क्या रिएक्शन बनाएंगे, AuCl3 के 2 अणु लिए जाएंगे प्लस SnCl2 के 3 अणु लिए जा रहे हैं, 3, ठीक है। फिर एरो बना के उसके बाद गोल्ड सॉल्व, ये होती है गोल्ड सॉल्व जो मिल रही 2 के 2 मिल रहे हैं प्लस 3 SnCl4, ठीक है। क्लोरीन के कितने, क्लोरीन कितने हो गए 12, कैसे देखिए यहाँ पर कितने थे 3 2 6 ये हो गए और 3 2 6, 6 क्लोरीन यहाँ, 6 क्लोरीन यहाँ, तो कितने हो गए 12 क्लोरीन हो गए, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन थी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इंटर की इसी तरह की वीडियो और भी लाता रहता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।